हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। चलिए, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या कहता है, सुनिए। मान लो कोई कंपनी कोई पर्सन है, मान लो मैंने और आपने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। हम दो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो तीसरी पार्टी हम पर केस नहीं कर सकती। तीसरी पार्टी मींस, मान लो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो एनी थर्ड पार्टी विल बी द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? जब दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी हो गई, मैं और आप तो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी हुई, मिस्टर एक तीसरा पर्सन है, तो वो हमारे लिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर हो जाएगा और वो हम पर केस नहीं कर सकता। भाई, मैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूं तो आप मेरे पे केस करोगे, आप तोड़ोगे तो मैं आप पे केस करूंगा, पर तीसरी पार्टी हमारे पास केस नहीं करती। ऐसा कहता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज ओनली एंड नो थर्ड पार्टी कैन स्यू अपॉन इट। क्या बोला इसने कि भैया, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो पार्टी आपस में केस कर सकते हैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है। मैं और आप अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, मैं और आपके बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आप मेरे पे केस कर सकते हो। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूं तो मैं आप पे केस कर सकता हूं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो। पर कोई तीसरी पार्टी आकर हम पर केस नहीं कर सकती, ना तो आप पर ना ही मुझ पर। ऐसा कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, क्या आपको समझ में आया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब? ठीक है, स्ट्रेंजर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्रेंजर है वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी पे केस नहीं कर सकता। बट आगे पढ़ो, कहता है, दोबारा से पढ़ता हूं, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पार्टी के बीच में होता है, पर जो तीसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, जो तीसरी पार्टी है, जो थर्ड पार्टी हो गई, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, वो उन दो पार्टी पर, कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर केस नहीं कर सकता। एंड नो थर्ड पार्टी कैन स्यू मतलब होता है केस करना, अपॉन इट। कौन सी इट? अपॉन इट का मतलब हो गया कि उन दोनों पार्टी पर केस नहीं कर सकता। आगे बढ़ो, इट मीन दैट जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है कैनॉट स्यू अपॉन इट, मतलब वो स्यू मतलब केस नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर, कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर वो केस नहीं कर सकता। अंडर द इंग्लिश लॉ का मतलब वो लॉ जो इंग्लैंड में बना था। अंडर द इंग्लिश लॉ ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू अपॉन इट। इंग्लिश लॉ के तहत वही पर्सन केस कर सकता है दूसरी पार्टी पे जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी है। मतलब मैं अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इंग्लिश लॉ कहता है, इंग्लैंड में बना हुआ लॉ जिसको हम इंग्लिश लॉ कहते हैं, इंग्लैंड का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट था ना, इसको हमने इंग्लिश लॉ के नाम दिया, वो हमसे ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी आपस में केस कर सकती है, पर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर केस नहीं कर सकती। बट इंडियन लॉ में इसमें थोड़ा चेंजेस लाए। देखो, इंडियन लॉ में कॉपी तो करा गया, इंडियन के अंदर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको इंग्लिश लॉ, इंग्लैंड वाले कॉन्ट्रैक्ट से कॉपी तो किया गया, पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस भी लाए गए। अब इंग्लिश लॉ कहता है कि भाई थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती, कोई भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर केस कर ही नहीं सकती। मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो तीसरा पर्सन आकर ना आप पे केस कर सकता है, मैं ना मेरे पे, मैं आप पे कर सकता हूं, आप मेरे पे कर सकते हैं। पर आगे बढ़ो, इन इंडियन लॉ, इंडियन कॉमन लॉ, इंडियन लॉ के अंदर, मतलब हम इंडिया में हैं
तो हमारे को क्या पढ़ना है, इंडियन लॉ पढ़ना है। तो इंडियन लॉ के अंदर बताया गया कि हाँ, वैसे तो थर्ड पार्टी जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी पर, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, कभी कभी ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी भी तीसरी पार्टी है, जो थर्ड पार्टी है, जो स्ट्रेंजर है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पे केस कर सकती है। एक्सेप्शंस है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे आज की इस लेक्चर के अंदर। क्या आपको ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन समझ में आया? इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है? इंडियन कॉमन लॉ के अंदर तीसरी पार्टी केस नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर, स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर केस नहीं कर सकते, बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे केसेस है जहां पर एक स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर भी केस कर सकती है, इसलिए हम इसकी पढ़ेंगे अब एक्सेप्शन। देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ ऑल डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको वर्ड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझना है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी का मतलब क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कहीं पर लिखा होता है एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सप्लेन क्या करोगे? कोई भी स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर केस नहीं कर सकता, ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा सिंपल और सरल लैंग्वेज में है। स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट अगर दो पार्टी के बीच में हो रहा है, तो तीसरी पार्टी दोनों पार्टी पर केस नहीं कर सकती, और एक दूसरे पे केस कर सकते चलेगा, पर थर्ड पार्टी जो स्ट्रेंजर है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो केस नहीं कर सकता। यहां तक समझ में आ गई बात आपको? यहां तक आपको सुन दोस्तों, इंग्लिश लॉ के अंदर इधर एक केस लॉ भी था। केस लॉ पढ़ने में मजा आता है। 1915 का एक केस था, और उस केस का नाम था ड्यूनलॉप पेन्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी का केस था। मतलब ड्यूनलॉप और सेल्फ्रिज, इन दोनों के बीच में एक केस हुआ था, जज साहब के सामने प्रेजेंट हुआ था। केस लॉ क्रिएट करा 1915 में। इंग्लिश लॉ का केस है 1915। 1947 में तो देश आजाद हुआ था ना, तो इंग्लिश लॉ का केस है। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ, अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू अपॉन इट। एक स्ट्रेंजर तीसरी पार्टी पर, जो स्ट्रेंजर है उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो केस नहीं कर सकता। तो ये इस केस लॉ से बना था ये कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए वो केस लॉ पढ़ते हैं जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। वो केस लॉ क्या है? ड्यूनलॉप पेन्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी, 1915 का केस है। अब ये केस क्या कहता था, आइए इस केस को समझने की कोशिश करते हैं और कैसे इसने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। ड्यूनलॉप एंड कंपनी जो थी दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो टायर को मैन्युफैक्चरिंग करती थी। ड्यूनलॉप जो कंपनी है दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। आइए मैं इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। केस लॉ अगर कहीं पर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी मैंने एग्जांपल में नहीं लिखा है, मैं भूल गया इसको लिखना। ये एग्जांपल की नीचे जगह छोड़नी थी, केस लॉ लिखना है इसकी में, कोई बात, पढ़ लो, कहीं कॉपी में लिख लेना। केस लॉ का नाम क्या है? आइए केस लॉ के फैक्ट को समझते हैं। ड्यूनलॉप जो थी ना दोस्तों, ड्यूनलॉप जो कंपनी थी, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो टायर मैन्युफैक्चर करती थी। मैन्युफैक्चरिंग द टायर। अब ये कंपनी क्या करती थी? टायर मैन्युफैक्चरिंग करती थी। अब ड्यूनलॉप क्या है? एक मैन्युफैक्चरर है। अब मैन्युफैक्चर कस्टमर तक माल कैसे पहुंचाएगा जी?
कस्टमर तक माल कैसे पहुंचाएगा, तो वो ढूंढेगा होलसेलर को। आपने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज के अंदर, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देते हैं, एंड देन रिटेलर कौन, जो दुकानदार आपकी गलियों में होते हैं, आपके आसपास जो दुकान है वो रिटेलर है, फिर वो आपकी तरफ पहुंचाते हैं। तो ये होता है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से फिर आपके पास कस्टमर के पास आता था सामान। तो ऐसी डनलॉप कंपनी जो थी, डनलॉप पेन्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड, एक टायर मैन्युफैक्चरिंग करते थे, टायर मैन्युफैक्चर है, और इनका एक होलसेलर था ड्यू, इनका एक होलसेलर था सर ड्यू एंड कंपनी, ड्यू DEW होना चाहिए था, ड्यू एंड कंपनी, ड्यू एंड कंपनी इनका एक होलसेलर था। तो ये क्या करते थे, डनलॉप क्या करती थी, डनलॉप टायर दे देती थी, कहती थी भाई टायर ये लो पकड़ो आप, और एक टायर आप कम से कम 5 पाउंड, जितने का भी बेचो ठीक है, हमें नहीं पता कितने का बेच रहा हो, पर 5 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए, ऐसी कंडीशन लगा देते थे। डनलॉप कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या लगा रहा है, कंडीशन लगा रहा है, और कंडीशन क्या लगा रहा है कि भाई मिनिमम प्राइस तो इतना होना ही चाहिए, इससे कम में नहीं बेचोगे आप। मिनिमम प्राइस मतलब 5 पाउंड, उस टाइम 5 पाउंड बहुत होते थे एक टायर के लिए। जो आज के टाइम में 5,000 रुपए का एक टायर मिलता है कार का या बाइक का, अगर 1200-1300 का एक टायर मिलता है, तो उस टाइम के 5 पाउंड के बराबर ही है। आज के 5,000 उस टाइम के 5 पाउंड के बराबर। 1915 का केस है, ठीक है। अब इन्होंने कंडीशन लगाई, तो डनलॉप कंपनी एक मैन्युफैक्चरर है, जिन्होंने टायर किसको देना है, ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एक तरीके का होलसेलर, जो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद कर किसको देता है, सेलर को। तो ये ड्यू एंड कंपनी कहां से आया, क्योंकि केस तो दोनों के बीच में था, सेल्फ्रिज के बाद में। अब केस यहां से चालू हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर, वो क्या करता है, वो यही सामान रिटेलर को देता है, और रिटेलर का नाम था सेल्फ्रिज, सेल्फ्रिज एंड कंपनी, सेल्फ्रिज एंड कंपनी था रिटेलर का नाम, जो कि 1915 कहां लिख रहा हूं, सेल्फ्रिज एंड कंपनी था। ये एक रिटेलर था जो कंज्यूमर को सेल आउट करता था। इसके बाद अब जो कंडीशन मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर पे लगाई, वही कंडीशन ड्यू एंड कंपनी ने, होलसेलर ने इस पे लगा दी, सेल्फ्रिज एंड कंपनी पर, कि भैया ये जो कंडीशन है ये आपको माननी होगी। आप इस टायर जो मैं आपको दे रहा हूं, होलसेलर क्या कर रहा है, आपको मैं जो टायर दे रहा हूं वो आप ज्यादा का भी तो चलेगा, पर कम से कम इतने मिनिमम जो प्राइस होगा उससे कम में आप नहीं बेचोगे, ये जो कि 5 पाउंड रखा गया मैन्युफैक्चरर द्वारा। और ये कौन था, ये सेम कंडीशन जो एक होलसेलर पे अप्लाई करी, वही कंडीशन सर किस पे अप्लाई कर दी, होलसेलर ने रिटेलर पे अप्लाई कर दी, कि भाई देखो आप ज्यादा का बेचो चलेगा, बट 5 पाउंड से आप कम का नहीं बेचोगे, जो मैन्युफैक्चरर ने अब रिटेलर ने क्या करा पता है आपको, जो रिटेलर था ना सेल्फ्रिज, उसने सोल्ड कर दिया टायर मिनिमम प्राइस से कम में, लोअर देन द मिनिमम प्राइस। अच्छा ऐसा हुआ, अब यहां पर हो गई इनकी भसड़, रिटेलर सोल्ड, तब ये पर्सन ने, ये कंपनी ने सोल्ड कर दिया, सोल्ड लेस देन द लो मिनिमम प्राइस, लेस देन द मिनिमम प्राइस, मतलब किसी एक कंज्यूमर को लेस देन द मिनिमम प्राइस, किसी एक कस्टमर को या किसी कंज्यूमर को 5 पाउंड से कम में इसको सोल्ड कर दिया, तो सेलिंग प्राइस 5 पाउंड से कम में रख दिया। सेलिंग प्राइस क्या कर दिया, 5 पाउंड से कम में रख दिया। और जैसे ही ये करा इसने, तो ऐसे करने से क्या करा, इसने कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट बना था कि 5 पाउंड से कम में नहीं बेचना, इसने वो तोड़ दिया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने को कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसका क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पूरी केस की कहानी थी। अब यहां पर तो भैया ये दिक्कत हो गई, अब पूरा केस समझ में आया आपको, ये केस क्लियर हो गया आपको। ये केस में क्या था, सिंपल सा केस था,
ड्यूनलॉप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये होलसेलर को देता है, कंडीशन लगाता है कि भाई 5 पाउंड से कम का नहीं बेचोगे। सेम ड्यूनलॉप एंड कंपनी आगे सेल्फ्रिज को देती है, फिर वही सेम कंडीशन लगाती है कि भाई ड्यूनलॉप कहती है, ड्यू एंड कंपनी कहती है, ये कहता है इससे कि भाई आप कोई भी टायर 5 पाउंड से कम में नहीं बेचोगे। अब इसने 5 पाउंड से कम में बेच दिया है टायर, अब इसने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच, ब्रीच मतलब होता है तोड़ना, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। तो अब क्या हुआ भाई, इसको आगे गुस्सा, जो मैन्युफैक्चरर है कह रहा है ऐसे कैसे बेच देगा भाई 5 पाउंड से, जब कंडीशन लगाई गई है तो उससे कम में बेच रहा है ना। तो अब ड्यूनलॉप कंपनी ने क्या करा भाई, केस कर दिया सेल्फ्रिज पर, इस पर स्यू कर दिया कि भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तुम्हें सजा मिलेगी इसकी, तुम्हें इसका पेनल्टी देनी होगी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, ऐसे नहीं चलता। जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि 5 पाउंड से कम में नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए था, आपने कम में क्यों बेचा। तो ऐसा केस कर दिया गया। किसने केस करा सर, केस करने वाला था ड्यूनलॉप एंड कंपनी, और किस पे करा, सेल्फ्रिज। इसलिए जो पहला होता है वो केस करने वाला होता है, और जो दूसरा होता है वो डिफेंडेंट होता है। बार बार बोलता हूं मैं आपको, इट इज अ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है, जो केस करने वाला है, और ये क्या होता है, डिफेंडेंट, जो केस अपने आप को डिफेंड कर रहा है। तो केस करने वाले आगे और केस जिस पे होता है वो पीछे होता है। तो अब ड्यूनलॉप एंड कंपनी ने सेल्फ्रिज कंपनी पर केस कर दिया, और ये कह के जज साहब को बताया कि सर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। अब सेल्फ्रिज ने क्या कहा, सेल्फ्रिज ने कहा कि सिंपल सी बात है सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे से हुआ है वो हमारा और इसके बीच में है। ये कौन है बोलने वाला, सेल्फ्रिज थोड़ा जान रहा है कौन है मैन्युफैक्चरर। भाई सेल्फ्रिज लेता है किससे सामान, ड्यू एंड कंपनी से लेता है, ये सामान इससे लेता है, तो इसका और इसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना। ये कैसे केस कर देगा इस पे। अच्छा, इसने कम में बेचा होता तो इसका कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ है तो ये केस कर सकता था, इसका कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ है तो ये केस करता है इस पर। तो केस किसने करा, ड्यूनलॉप एंड कंपनी ने केस करा सेल्फ्रिज एंड कंपनी पर। और ये तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, सेल्फ्रिज और ड्यूनलॉप का कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों का था। तो इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में ये तीसरी पार्टी आ गई, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंजर। आया समझ में कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया। तो इधर कॉन्ट्रैक्ट पार्टी कौन सी है, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज कौन सी है सर, कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज तो एक तो ड्यू एंड कंपनी है, इसके बीच में, एंड ड्यू एंड कंपनी एंड सेल्फ्रिज एंड कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। भाई सेल्फ्रिज एंड कंपनी ही ये और इसके बीच में हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट, ये तो इससे खरीदता है, तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे कर देगा केसेस पर, ये करता तो बात थी, ये कैसे कर सकता है, ये तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी। तो ड्यूनलॉप क्या था, एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट था। ड्यूनलॉप एक कंपनी, एक स्ट्रेंजर, एक थर्ड पार्टी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ है, तो वो एक थर्ड, अगर ये केस करता है इस पे तो चलता, पर वो एक थर्ड पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टू दी पार्टी पर केस नहीं कर सकती एज पर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इधर कोर्ट की जजमेंट क्या आई, इधर कोर्ट की जजमेंट आई, कोर्ट की जजमेंट आई सर कि ड्यूनलॉप एंड कंपनी एक स्ट्रेंजर है, और एक स्ट्रेंजर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर केस नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर कैन नॉट बी स्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द पार्टी। ठीक है, तो ड्यूनलॉप एंड कंपनी इज अ स्ट्रेंजर एंड कंपनी इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ये एक स्ट्रेंजर है, एंड कैनॉट स्यू अपॉन इट, एंड कैनॉट स्यू अपॉन इट, वो केस नहीं कर सकते। ड्यूनलॉप एक स्ट्रेंजर है उस कॉन्ट्रैक्ट टू दी पार्टी पर, और वो केस नहीं कर सकते दोस्तों, वो केस नहीं कर सकती। तो इस केस के अंदर ड्यूनलॉप एंड कंपनी हार गई थी केस, फिर बाद में इसने इसको कहा होगा, इसने केस करा होगा, वो अलग मैटर है। बट इस वाले केस से हमें क्या समझने को मिलता है, इस वाले केस से हमें यह समझने को मिलता है कि एक थर्ड पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टू दी पार्टी पर केस नहीं कर सकती। हाँ, अगर ड्यू एंड कंपनी इस पे केस करती तो केस वैलिड होता, केस वैलिड होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टू दी पार्टी आपस में केस कर सकते हैं, पर थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकते। लो जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं वो बताओ।
कोर्ट का जजमेंट समझ में आया आपको? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सेप्शन। तो इंग्लिश लॉ के दौरान आपको समझ में आ गया ना, केस लॉ बड़ा अच्छा केस था, और यहां पर इस केस में हमने ये समझा कि कैसे एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर केस नहीं कर सकती, इसलिए कॉन्सेप्ट बना डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया, ये एग्जाम्पल में वो केस लॉ लिखना है। अब हमने क्या करा भाई, इंडिया के अंदर जब ये कॉन्सेप्ट को चुरा लिया गया, मतलब कॉपी करा गया इंग्लिश वाले लॉ से, तो इंडियन लॉ ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस करे। इंडियन लॉ ने कहा कि देखिए सर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी एक्सेप्शन डालो जिसमें यह हो कि एक स्ट्रेंजर भी कॉन्ट्रैक्ट टू दी पार्टी पर केस कर सके। मतलब वैसे तो जनरल रूल क्या कहता है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर केस नहीं कर सकती, मतलब जो स्ट्रेंजर है वो कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर केस नहीं कर सकती। बट कभी कभी कुछ ऐसे केस है, ऐसी लिस्ट बना रखी है इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होगा कि स्ट्रेंजर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी पर केस कर सकती है, स्ट्रेंजर टू होगा वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी पर केस कर सकती है। ठीक है जी। अब सर वो कौन सा है, आइए जरा पहला, अब ये सब चीजें मैं आपको, बड़ी सिंपल सी चीज है, देखिए देखिए, पहला है बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। पहला क्या है, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। ये 5-5 मिनट में सोल्व हो जाएंगे, देखो जल्दी जल्दी हो जाएगा, आप बस सुनते रहिए मेरी चीजों को। बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट, सुनना ध्यान से सुनेंगे, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट का क्या मतलब है। याद है मैंने आपको एग्जांपल कराया था जिसके अंदर एक मदर होती है और उसकी एक डॉटर होती है। मदर क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी डॉटर को गिफ्ट कर देती है। अब डॉटर से ये कहती है कि इसके कंडीशन है कि प्रॉपर्टी मैं आपको तभी दान दूंगी जब आप हर महीने कुछ पैसे अपनी मौसी को दो। याद आ रहा है वो केस, कौन सा केस था बताओ? अपनी मौसी को देना, एंड मौसी को देंगे क्योंकि वो उसका गुजारा करने के लिए आप हर महीने या हर साल इतना इतना पैसा भेजेंगे। बाद में वो रिफ्यूज कर देती है, तो फिर मौसी उस लड़की पर केस कर देती है। दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। जब मैं आपको स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा था तब मैंने ये केस आपको कराया था। हाँ बताओ सर कौन सा केस था वो? चिनैया 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 वाला केस था यार वो, याद आ रहा है मुझे, रुक जाओ 1 मिनट, मैं भूल जाता हूँ पढ़ाकर। रमैया वर्सेस चिनैया। यहां पढ़ाया था। स्ट्रेंजर कैनॉट सी अपॉन इट बट स्ट्रेंजर कैनॉट बी सी बट इट इज अ बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेनिफिशियरी है तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट सी कर सकती है। आया समझ में वाला? सिंपल से चिनैया रमैया वाला केस जो मैंने आपको पढ़ाया था वही वाला केस पहले वाले एक्सेप्शन में रेफरेंस रूप पर जाएगा, ये वाला बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट के अंदर कौन सा वाला केस जाएगा, कौन सा वाला केस लो का रेफरेंस जाओगे? चिनैया रमैया वाला केस लो का रेफरेंस देंगे, जहां पर मौसी को पैसे देने थे, बाद में डॉटर मना कर देती है और मौसी उस पर केस कर देती है और वो कहती है ये तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट तो मदर और मेरे बीच में हुआ है, मौसी मेरे पे केस नहीं कर सकती। बट वो उस कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिशियरी थी, कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट जो बना गया तुम्हारी दोनों पार्टी पर, मदर और डॉटर के बीच में, वहां पर उसकी मौसी भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी थी। तो अगर वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और तीसरी पार्टी कहीं ना कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी है तो वो उस पर केस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक फादर है, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर देते हैं और बेटे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मरने पर कि मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, बट कंडीशन ये है कि हर महीने बेटे को अपनी मदर को 50,000 रुपीज देना होगा इस प्रॉपर्टी से। इस साइन में बेटा हां कर देता है। फादर और बेटे के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहां पर फादर अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर देता है, बट कंडीशन ये है कि मदर को 50,000 हर मंथ देना होगा उसके रहने सहने के लिए, मतलब रहने के लिए, बढ़िया खाना पीने के लिए देना होगा। बेटा इस बात पे हाँ कर देता है, तो कहीं ना कहीं जो बेटे और बाप में कॉन्ट्रैक्ट बना वो उसका कहीं ना कहीं एक पार्ट, बेनिफिशियरी पार्ट है उसकी मदर। अब बाप की मान लेते हैं डेथ हो जाती है तो बेटा 1-2 महीने तो अपनी मदर को देता है, फिर बाद में वाइफ के आने के बाद वो नहीं देता।
मान लो को फॉर एग्जाम्पल, है ना, नहीं देता, अपने 20 बच्चे संभाल रहा है, वो मदर को भूल गया। और बस अब बहुत होता है दोस्त लाइफ के अंदर ना। मैंने रिसेंटली मैं एक जगह पर टपरी पे चाय पी रहा था, तो वहां पर एक दो औरतें मतलब बूढ़ी बूढ़ी सी थी, बात कर रही थी, सुन रहा हूं उनकी बातें। अब वो कह रही मेरा बेटा इतना कमीना निकला, ये है वो है, बीवी के साथ रहता है, माँ को नहीं पूछता, ये वो। और जब मेरे को ये देख सुना मैंने कहा बड़ा रियल है। मैंने कहा आज के टाइम पर भी ऐसा हो रहा है। कुछ जो लड़के हैं अपनी मदर को भूल जाते हैं, अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं, है ना, तो वहां छोड़ देते हैं, कोई सेवा कुछ नहीं। और ये आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है दोस्तों, आज के टाइम पे भी ऐसा हो रहा है, बहुत जगह ऐसे देखने को मिला है। गांव गांव के इलाके में ऐसे देखने को मिल जाता है कि बेटे को फर्क नहीं पड़ता माँ बाप कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, भगा दिया घर से, उन्हीं की प्रॉपर्टी में से उनको ही भगा दिया है, क्या कर लेंगे इतने बूढ़े में, कहाँ केस कर लेंगे, क्या कर लेंगे। तो बहुत हो रहा है। सिमिलरली ये भी इसी केस के अंदर ये हुआ कि बेटे ने अपनी मदर को पैसे नहीं दिए, और इस केस के अंदर मदर उस पर केस कर सकती है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट बाप और बेटे के बीच में हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टू दी पार्टी बाप और बेटा है, बट मदर उस कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिशियरी थी। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिशियरी है तो मदर के पास पूरा अधिकार है। अगर उसको उस बेनिफिशियल बेनिफिट नहीं मिलता उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो केस कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट टू दी पार्टी पर। यह है एक एक्सेप्शन जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है जी, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। आइए मैं आपको एक और कहानी समझाता हूं। मान लो एक पर्सन के 3 लड़के हैं और एक लड़की है। मान लो एक पर्सन के 3 लड़के हैं और एक लड़की है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मान लो मिस्टर ए के 3 लड़के थे, सन नंबर 1, सन नंबर 2, सन नंबर 3, और इनकी एक लड़की थी, डॉटर। ठीक है जी। मिस्टर ए की प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तो मिस्टर ए की डेथ जब हुई तो उसने अपनी प्रॉपर्टी को 3 मेल मेंबर में बांट दिया। 3 मेल मेंबर में बांट के चले गए वो। ठीक है, 3 मेल मेंबर में बांट दिया। लेट्स सपोज कि मान लो उसने अपनी डॉटर के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रखी। क्यों? क्योंकि एक डॉटर शादी करने के बाद अपने ससुराल चले जाती है, और वही उसका ससुराल ही उसकी सब कुछ होता है, ये समझते हुए, और ये प्रॉपर्टी का इसकी डॉटर क्या कर लेगी, ये समझते हुए इसने अपनी प्रॉपर्टी को इन 3 लड़कों पे बांट दिया। डॉटर की अभी शादी नहीं हुई, पर डॉटर अब शादी करना चाहती है, वांट टू मैरी। डॉटर अब शादी करना चाहती है कि अब उसकी उम्र हो गई शादी करने की, अब वो भी अब चाहती है कि भाई मैं भी अब शादी वादी करूं और चलूं ससुराल चले हम भी। ठीक है, मेरा पिया घर आए ओ राम जी, मेरा पिया घर आए ओ राम जी, ऐसे ऐसे कहते कहते चले। अब ये डॉटर जाती है इनके पास कि भाई मुझे शादी वादी करनी है और मेरे को लड़का पसंद है, मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, मुझे शादी का खर्चा चाहिए। अब ये डॉटर अपने भाइयों से अपनी मैरिज का एक्सपेंसेस मांग रही है। ये रिफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं हम क्यों दे, हमारे पैसे हम क्यों दे। ये कहती है तुम्हारे पैसे नहीं, पापा के पैसे है वो, पापा के पैसे तुम्हें मिले एज एन वसीयत के तौर पर, क्योंकि तुम लड़के हो, तुम घर संभालोगे, सब कुछ करोगे, पर मेरी भी तो शादी है, मैं कहां से लाऊंगी अपनी शादी का खर्चा, कहां से लगाऊंगी। तो मेरी शादी तुम तीनों ही कराओगे, जो मेल मेंबर है वही कराएंगे, और कहीं ना कहीं मेरी शादी के लिए मेरे फादर ने पैसे जोड़े होंगे, वो दे दो मुझे, बस मैं शादी करूं चलूं। तो कह रहा जी ये इन तीनों ने रिफ्यूज कर दिया पैसे देने से। ठीक है, अब ये 3 कहने लगे कि सिंपल सी बात है,
फादर ने अपनी प्रॉपर्टी हमको दी है, तो फादर और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आप वो थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी कभी भी, स्ट्रेंजर टू दी पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी पर केस कर ही नहीं सकती। तो इन तीनों भाइयों ने अपनी बहन को ये कहा कि तुम हम पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारे और फादर के बीच में हुआ है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन फादर ने हमें करा है तीनों को, तो तुम केस नहीं कर सकते। अब इसने केस कर दिया, जज साहब ने बुलाया कि हाँ जी भाई क्या दिक्कत आ गई। इसने कहा कि जज साहब मैं शादी करना चाहती हूँ, फादर ने प्रॉपर्टी इन तीनों के नाम रख दी और मैं चाहती हूँ मेरी शादी का खर्चा सारा ये उठाए। भाई मैं कहां से लाऊंगी पैसे, ये मना कर रहे हैं देने से। ये कहते हैं कि सर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है डॉटर, हमारी बहन हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेंजर है, क्योंकि फादर और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन्होंने हमें अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है या हमें दी है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो ये पर्टिकुलर डॉटर हमारे मतलब फादर की जो लड़की हमारी बहन, ये हम पर केस नहीं कर सकती एज पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब जज साहब ने कहा कि ये तो नॉर्मल है चीजें है दोस्तों। जज साहब ने क्या कहा, जज साहब ने कहा कि सिंपल सी बात है, डॉटर अभी डिपेंडेंट है तुम पर, तो डॉटर की शादी से पहले के जितने भी खर्चे होंगे वो मेल मेंबर को उठाने होंगे। डॉटर की शादी से पहले के जितने भी खर्चे, उसकी पढ़ाई का खर्चा, भले ही इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी होती या नहीं करती होती, पर जो भी घर में मेल मेंबर होते हैं उसको उस डॉटर की मतलब इसकी बेटी को का सारा खर्चा, चाहे मैरिज का हो चाहे अदर खर्चा, यहां मैरिज की बात हो रही है, मैरिज का खर्चा उठाना पड़ेगा क्योंकि वो अभी डिपेंडेंट है तुम लोगों पर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कभी भी अगर आपने मिस्टर ए ने, इसने क्या कहा भाई, डॉटर ने कहा कि मेरे फादर ने कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरी शादी के लिए पैसा जोड़ा होगा, वो दे दो बस, मुझे शादी करूं मैं जाऊं, वो देने को राजी नहीं है। तो इस साहब जज साहब ने कहा कि कभी भी अगर कोई फीमेल मेंबर है, उसका अगर मैरिज का खर्चा मेल वाले मेंबर को देना होगा, भले ही मेल मेंबर कॉन्ट्रैक्ट मेन पर्सन के साथ था, पर थर्ड पार्टी जो फीमेल मेंबर है वो अपनी शादी का जितना भी एक्सपेंस है वो केस करके डिमांड कर सकती है अगर उसने मना कर दिया मेल मेंबर होने। सिंपल सी बात है, सारी प्रॉपर्टी मेल मेंबर के पास है, तो भैया इसको तो कुछ मिला ही नहीं, डॉटर थी। क्यों? देखिए हर जगह नहीं कह रहा कि मैं डॉटर को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता, बट मेजरली चीजों में कहीं होता है कहीं नहीं होता। मैं उनकी बात कर रहा हूं जहां हो रहा है। अब एक बहुत सारे कहेंगे यार मेरी बहन की शादी तो मैं कराऊंगा यार, मैं क्यों नहीं कराऊंगा, वो थोड़ा भावुक हो जाएंगे, कह रहे यार हम तो अपनी बहन की शादी कराएंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं कराएंगे, जो रिफ्यूज कर रहे हैं। हम यहाँ वो ला रहे हैं पॉइंट, है ना। आप बड़े भाई हो, सारे पैसा आपके पास है, आप अपनी छोटी बहन को पढ़ाओगे, उसको लिखाओगे और उसकी शादी भी कराओगे, ये आपकी अच्छी बात है। एक बार रिफ्यूज करो, उसको सीख दे रहे हैं हम डॉटर को। एक बार अगर तुम्हारा भाई मना कर दे कि मैं तो नहीं कराऊंगा तेरी शादी, जा, तो तू केस कर दियो भैया, उसको सीख दे रहे हैं, है ना भाई। भाइयों को नहीं दे रहे हम, बहनों को दे रहे हैं सीख कि बहने के पास फुल पावर है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट फादर उनके बीच में हुआ है, पर ये भी केस कर कर इन अपने भाइयों से मांग सकती है। ये एक एग्जाम्पल है। इसलिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, प्रोविजन फॉर मेंटेन और मैनेज एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल मेंबर अंडर द फैमिली अरेंजमेंट। अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उस केस के अंदर फीमेल मेंबर की शादी के लिए सभी मेल मेंबर को पैसा कंट्रीब्यूट करना होगा, नहीं तो वो के पास ऑप्शन आ जाए, उसके पास ऑप्शन आएगा कि वो उन मेल मेंबर पर केस कर सकती है एज पर द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी केस कर सकती है। In case of provision is made for the marriage or maintenance of female member of the family on the partition of Hindu undivided family, the female member can enforce the promise through C may be the stranger to the contract. पापा ने बंटवारा करा, पापा ने सभी के हिस्से में बांट दिया, मिस्टर ए ने अपने तीनों बेटों को बांट दिया, ये तीनों अपनी बीवी को लेकर निकल लिया, रेटर वही रह गई बेचारी। तो अब ये तीनों पर केस करके अपनी फैमिली पर केस, मतलब जो निकल गए, जो मैरिज एक्सपेंस नहीं उठा रहे, उन पर केस करके वो डिमांड कर सकती है। लो जी, पॉइंट समझ में आया आपको? नहीं आया? ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट, प्रोविजन इन मैरिज सेटलमेंट, मैरिज सेटलमेंट क्या होगा? देखो आइए इसके बारे में एग्जांपल देखो, यही पढ़ेंगे। प्रोविजन, अभी तो हम बात करिए फीमेल मेंबर की शादी का जितना भी खर्चा है
सभी मेल मेंबर को देना होगा। अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो फीमेल मेंबर भले ही स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट होगी तब भी वो केस कर सकती है। बट यहां पर ये एग्जांपल लिया ही क्यों? अब बच्चा ये सोच रहा होगा भावुक हो गया, बताओ बताओ कैसा बाप है, अपनी बेटी को कुछ दे के नहीं गया। भावुक नहीं होना, लॉ है ये। मिस्टर ए ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे फादर होंगे जो सभी को इक्वली बांटेंगे, अच्छी बात है। इसको बांट दिया तो अपनी जितने भी इसको पैसा मिला वो सस्ता कर लेगी भैया। अब जिसने नहीं दिया उसके लिए तो बनाए ना प्रोविजन, समझे आप भाई? अगर इस फादर ने सभी को इक्वली बांटा होता पैसा तो उसको मांगने की दिक्कत नहीं होती, पैसा लेती अपना चल पड़ती, है ना। बट जिन जिन ने नहीं दिया, मान लो कोई फादर है जो अपने बेटे को देते लड़की को नहीं दिया, तो ऐसे केस के अंदर प्रोविजन तो मेंटेन करना पड़ेगा ना लॉ को, वही करा यहां पर। आ जाइए, अब यहां पर सेटलमेंट की बात हो रही है, वहां फीमेल मेंबर की मैरिज की बात होती है, यहां पर वहां पर फीमेल मेंबर के मैरिज के एक्सपेंस की बात हो रही थी, यहां पर मैरिज सेटलमेंट की बात हो रही है। मैरिज मतलब फीमेल मेल दोनों मैरिज होना चाहिए, बस सेटलमेंट की बात हो रही है। कैसे? एग्जांपल सुनो। इन दिस केस स्टडी देयर इज अ मिस्टर ए, एक मिस्टर ए है, who has a son whose name as Master A1. On the other hand, Mr. B who has the daughter Miss B1. ठीक है, Mr. A need to marry their children where they attain the age of marriage. अच्छा, after some year both आओ दोस्ती को रिश्तेदारी में बदले, आओ दोस्ती को रिश्तेदारी में बदले। मान लो सोहन, इसका एक लड़का था सोनू, सोहन है, सोहन का एक लड़का है, उसका नाम है सोनू। यहां पर एक मोहन है, मोहन की एक लड़की है, डॉटर, उसका नाम है मोनी। मोहन का मोनी, सोहन का सोनू। जब ये न्यूली बोर्न हुए दोनों के दोनों, तो इन्होंने, इनके फादरों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक एग्रीमेंट बना लिया। और एग्रीमेंट क्या बनाया कि जी हम तो दोस्त है और दोस्तों को रिश्तेदारी में बदलेंगे जब ये एक उम्र क्रॉस कर लेंगे ना, जैसे कि लॉ में लिखा है कि लड़की 18 साल के बाद शादी कर सकती है, लड़का 21 साल के बाद शादी कर सकता है। तो जब ये अपनी एज अटेन कर लेंगे, मतलब पूरी कर लेंगे, तब हम इन दोनों की शादी करवा देंगे। ऐसा इन दोनों फादरों ने कॉन्ट्रैक्ट करा, एग्रीमेंट बनाया है। एग्रीमेंट में क्या करा है कि इन दोनों की हम शादी करवा देंगे और ऐसे केस के अंदर जब ये बड़े हो जाएंगे तो शादी करा देंगे। अब ये बड़े हो गए, लड़का 21 साल का हो गया, लड़की 18 साल की हो गई। अब लड़का लड़की को देखता है, कहता छी से तो नहीं करूंगा। वो लड़की लड़की को देखता है, ये पाप नहीं हो पाएगा मुझसे। अब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे भैया। अब इनके बाप ने तो भाई रिश्तेदारी बदलने का सोचा है। अब लड़का कहता छी छी, नाक भैरी है इसकी, और नाक यहाँ आती है ऐसे करके ऊपर ले लेती है, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। कल को मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे इसको ऐसे पकड़ रखा है मैंने, ऐसे देख रहे नाक भैरी यूं करके सड़क और एकदम सू करके ले गई ऊपर, ऐसे नहीं। अब ये कहता है ये ऐसे करिए, कहते कैसा है ये, अजीब सी शक्ल का, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं इससे शादी करके। कह रही मेरी तो नाक ही निकलती है। चलो कोई बात नहीं, जब जुकाम ठीक हो जाएगा तो नाक बंद हो लेगी। अब ये तो पूरा बेवकूफ है, अगल से पैदल, दिमाग ही नहीं है, घुटनों में दिमाग है इसका। बात पसंद ही नहीं आई, दोनों लड़का लड़की को बात पसंद नहीं आई। अब ये कह रहे जी नहीं, इनके पापा ने तो वही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इनके पापा ने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इनके पापा ने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया।
ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर मैरिज के सेटलमेंट के लिए अब ये कह रहा है, सोहन कह रहा है तुझे तो बस इससे शादी करनी होगी, मोहन कह रहा है तुझे तो इससे शादी करनी होगी और कुछ नहीं कर सकते, तुम दोनों को शादी करनी ही होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में हुआ है? फादर्स के बीच में, और बच्चे यहां पिछ रहे हैं। तो बच्चे इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये स्ट्रेंजर है या नहीं है? फादर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फादर एक कॉन्ट्रैक्ट टू दी पार्टी है, उनके जो बच्चे हैं वो स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ, तो ये स्ट्रेंजर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए और ये स्ट्रेंजर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब अगर ये शादी नहीं करना चाहते तो ये अपने फादर्स पर केस कर सकते हैं, भले ही ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज सेटलमेंट, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज सेटलमेंट। केस कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं चलेगी, राइट? ये कॉन्सेप्ट है। तो मैरिज सेटलमेंट के केस के अंदर अगर कोई दो पार्टी आपस में जबरदस्ती कर रहे हैं अपने बच्चों पर कि नहीं तुम दोनों को करनी ही पड़ेगी शादी, उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो वो बच्चे अपने फादर्स पर केस करके मना कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज सेटलमेंट। भले ही ये दोनों बच्चे स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, तब भी इसको एक्सेप्शन में डालकर ये कह दिया गया स्ट्रेंजर होने के बावजूद पर केस कर सकते हैं इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बीच, दोनों पार्टीज के बीच। ठीक है जी। लो जी, तो यहां पर ये पॉइंट भी आपको क्लियर कर दिया मैंने। प्रोविजन ऑफ मैरिज, ये यानी कहानी मैंने बस यही लिखी हुई है। इसके बाद आ जाइए, अगला हमारा पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। इस पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। आपने एक अकाउंटिंग में चैप्टर पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, आपने अकाउंटिंग में चैप्टर पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना? तो अकाउंटिंग में चैप्टर कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, तो उसका थोड़ा सा रोल है। देखिए, मान लो एक सोहन है, सोहन ने हमारी, नहीं ऐसे करो, मान लो एक सोहन है जो सप्लायर है, ये हमारी कंपनी है, और ये है मोहन जो हमारी कंपनी से सामान खरीदता है, ये हमारा कस्टमर है, राइट? अब क्या हुआ, हमारी कंपनी ने क्या करा, हमारी कंपनी ने सोहन से उधार पर माल खरीदा, परचेज इन क्रेडिट, परचेज इन उधार पे माल खरीदा। अब उधार पे माल खरीदने पर क्या हुआ, कंपनी ने क्या करा, इसने पैसे नहीं दिया और कंपनी ने कहा कि मैं आपको 1-2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। हमारी कंपनी ने क्या करा, सोहन से कहा कि आप गुड्स दे दो और मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। कंपनी ने उस गुड्स को प्रोड्यूस करा, बनाया, मैन्युफैक्चरिंग करा, फिनिश गुड करा, फिनिश गुड देकर मोहन को भेज दिया उधार पर, सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट करा, उधार पे माल बेचा। अब हमारी कंपनी को मोहन पर भरोसा नहीं है, हमारी कंपनी को मोहन पे भरोसा नहीं है कि भाई ये पैसे देना दे, तो हमारी कंपनी ने क्या करा, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया कि भाई आपको, कंपनी ने लिखा कि मैंने उधार पर माल बेचा है मोहन को और मोहन को ये पैसा मुझे 2 महीने के अंदर अंदर देना होगा, ठीक है? तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करते हैं तो मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में, जो पर्सन उधार पर माल बेच रहा है उसके पास बीआर आ जाता है, और जिस पर्सन को पे करना है उसके पास बीपी आ जाता है, बिल पेबल। इसको बिल का पैसा पे करना है, और यहां पर 2 महीने का पीरियड दिया गया कि 2 महीने बाद आपको पैसा इस बिल का देना होगा। किसको? मोहन को पैसा देना होगा इस बिल का। अब बीआर की एक खासियत है, बीआर की खासियत यह है कि बीआर को ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। आगे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, बट क्योंकि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सोहन कहने लगा कि भाई आपने उधार पे सामान खरीदा था, इसका पैसे, कंपनी ने कहा मेरे पास एक बीआर पड़ा है, इसका पैसा 2 महीने बाद आने वाला है, ऐसा करो ये बीआर का पैसा मैं न लूंगा, मैं तुम ले लो इस बीआर को। तो इस बीआर को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसको ट्रांसफर कर दिया कंपनी ने, हमारी कंपनी ने ट्रांसफर द बीआर, बीआर को ट्रांसफर कर दिया और कहा कि 2 महीने बाद इस बीआर का पैसा आने वाला है, वो बीआर का पैसा डायरेक्टली तुम ले लेना। अब बीआर किसके पास पहुंच गया जी, बीआर पहुंच गया सर आपके पास, सोहन के पास। जो बीआर कंपनी, जो पैसा बिल का कंपनी को लेना था और कंपनी को कुछ पैसा देना भी तो था सोहन को, तो कंपनी ने ये पैसा किसको दे दिया, सोहन को, ये बीआर सोहन को दे दिया और कंपनी से कहा कि मोहन डायरेक्टली आपको दे देगा।
अब जब ड्यू डेट आई तो ड्यू डेट के दिन, ड्यू डेट जब अब आई तो ड्यू डेट के दिन क्या हुआ सर, ड्यू डेट के दिन यहां पर पैसा देने से रिफ्यूज कर दिया, डिसऑनर कर दिया, रिफ्यूज, रिफ्यूज टू पे। भाई अब पैसा नहीं दे रहा, कौन नहीं दे रहा पैसे, सर पैसे नहीं दे रहा मोहन, मोहन कह रहा भाई मैं नहीं देता पैसे, मैंने तेरे को जानता ही नहीं। वो कह रहा भाई जिसके पास बीआर होता है पैसे उसको देने होते हैं, ये कह रहा मुझे नहीं पता, मैं तेरे को दूंगा नहीं। इसने कहा भाई कंपनी तुम मांग लो, वो कंपनी को भी नहीं दे रहा, मतलब बीआर का पैसा, बीपी का पैसा मोहन देने को रेडी नहीं है। अब सोहन को गुस्सा आ गया, सोहन कह रहा है ये क्या ड्रामा चल रहा है, पैसे क्यों नहीं दे रहा भाई, जब बीआर हमारे पास है, जब इसके पास हमारा राइट है, हमारे पास बीआर, हमको बीआर मिल चुका है, कंपनी ने हमें बीआर दे दिया है, तो ये पैसा क्यों नहीं दे रहा। तो अब सोहन ने क्या कर दिया, अब सोहन ने केस कर दिया सर, केस कर दिया, किस पे केस कर दिया, सोहन ने केस कर दिया किस पर सर, सोहन ने केस कर दिया मोहन पर, मोहन पे केस कर दिया और जज साहब से कहा जज साहब मेरे पास बीआर है और ये बीआर का पैसा मोहन देने से मना कर रहा है। अब मोहन क्या कहता, मोहन कहता है सर मैंने तो बीआर इससे बनाया ही नहीं, मैंने तो बीआर इससे इसके साथ बनाया नहीं, बीआर बनाने वाली हमारी पार्टी थी कंपनी और मोहन, तो इधर कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी कौन है, कॉन्ट्रैक्ट पार्टी कौन सी इधर, कॉन्ट्रैक्ट पार्टी इधर हमारी कंपनी हो गई एंड मोहन है, कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हुआ था, बीआर बीपी तो इन दोनों के साइन हुआ था, बट क्योंकि बीआर को ट्रांसफर किया जा सकता है तो इधर थर्ड पार्टी जो हमारा स्ट्रेंजर है वो कौन है, सोहन है, सोहन हमारा स्ट्रेंजर है। तो सोहन के पास ये पावर है कि आपके अगर सोहन को पैसा लेना है इस कंपनी से और इसने इसको देना है तो कंपनी चाहती है कि ये पैसा डायरेक्टली इसको दे तो उसको देना पड़ेगा, इसलिए स्ट्रेंजर सोहन भले ही इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पर असली बीआर इसके पास पड़ा हुआ है, तो इसके पास पावर है कि ये इस पर केस कर कर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। और ये कौन सा बन गया, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, भी केस कर रहा है दोनों पार्टी में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी और मोहन के बीच में हुआ है, पर सोहन क्या कर रहा है, केस कर दे रहा है, उसके पास पावर है क्योंकि बीआर उसके पास पड़ा हुआ है, वो भी कर सकता है। इसको कॉन्सेप्ट को प्यार से कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी जिसको पे करनी है वो अपनी लायबिलिटी पे करेगा, और जिस लायबिलिटी को जो मतलब जिसको पैसा मिलना चाहिए, चाहे इसको मिलना ये मांग सकता है चाहे ये मांग ले, बीआर का पैसा दोनों में मांग सकते हैं, और अगर वो मना करेगा तो दोनों में से कोई भी केस इस पे कर सकता है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट इस पॉइंट पर, कोई प्रॉब्लम है। एक्नॉलेजमेंट की अगर बात करूं तो इधर एक्नॉलेजमेंट है बीआर, इसके लिए एक्नॉलेजमेंट हो गया, और बीपी इसका एक्नॉलेजमेंट है, मतलब इसको अपने बीपी की लायबिलिटी पे करनी है और ये उसको पे करेगा जिसके पास बीआर होगा। बीआर मतलब किसके पास है, सोहन के पास, अगर ये पे नहीं कर रहा तो सोहन केस कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है बेसिकली रिसिप्ट, मोहन के लिए जो इसका बीपी होगा वो इसके लिए एक्नॉलेजमेंट इन लायबिलिटी होगा क्योंकि इसको बीपी का पैसा देना है, इसके लिए वो एसेट मानी जाएगी बीपीआर क्योंकि इसके लिए वो एक्नॉलेजमेंट है, तो ये मांग सकता है, और अगर इसने मना कर दिया स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी केस कर सकता है। दिस इज आवर पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया। अगले दो पॉइंट आता है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड इनटू बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स बाय द प्रिंसिपल इवन थ्रू ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सिंपल सी बात है, मान लो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था कि क्या होता है, एक फर्म के अंदर बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, अपने फर्म्स के अंदर अपने ही स्टूडेंट को हायर कर लेते हैं एज एन ट्रेनी या काम करने के लिए हायर कर देते क्योंकि उनको पता होता है। तो मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने किसी पर्सन को एज एन एजेंट हायर करा, अब वो एजेंट काम कर रहा है कंपनी के लिए, अब कंपनी को एक क्लाइंट है कंपनी का, उस नया क्लाइंट है, उस क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कंपनी ने एजेंट को भेजा क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हमारे बिहार पर जाकर उस क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट कर ले। अब एजेंट और कंपनी, एजेंट तो गया कंपनी के बिहार पर और वो क्लाइंट, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई बात हो जाती है, कोई ब्रीच हो जाता है, तो इधर प्रिंसिपल जो है ना वो एजेंट के बिहाफ पर उस पर केस कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भले ही, कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी कौन थी, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट करा किसके साथ, क्लाइंट के साथ, जो नया क्लाइंट है, पर
एजेंट किसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? प्रिंसिपल। तो अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट किन दो पार्टीज के बीच में हुआ है? एजेंट और क्लाइंट के बीच में, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पर प्रिंसिपल भी यहां पर केस कर सकता है अगर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ बाय द क्लाइंट, राइट। इसको कहते हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी दूसरी पार्टी से, तो एजेंट और वो पार्टी जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया वो होती कॉन्ट्रैक्ट टू दी पार्टी। बट यहां पर प्रिंसिपल भी उस कॉन्ट्रैक्ट टू दी पार्टी पर केस कर सकता है अगर कोई डिफॉल्ट, फ्रॉड या फिर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये होता है एजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसके बाद असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो? ठीक है जी, आज ये लास्ट पॉइंट सीखते हैं, असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा सिंपल सा केस है, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। आइए मैं आपको इसके बारे में एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये वाला समझ में आ गया ना, एजेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया आपको बढ़िया से? यस। आइए, असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है वो देखते हैं। मान लो एक वर्कर है, वो किसी कंपनी में काम करता है और उसको पर डे की वेजेस मिलती है। तो एक वर्कर को पर डे वेजेस मिलती है, कंपनी क्या करती है, वेजेस देती है पर डे, दिन के हिसाब से कि भाई आज काम करा लो, आज काम करके इतने रुपए ले जाना। मान लो 600 रुपए पर डे वेजेस दे रही है। आज एक वर्कर है, घर बनाने वाले वर्कर होते हैं ना, लेबर, कंस्ट्रक्शन करने वाले जो लेबर होते हैं, उनको कैसे देते हैं पैसे? भाई पर डे के बेसिस पर देते हैं। अगर वो लेबर है तो उसको 600 रुपए देंगे, अगर वो मिस्त्री है मतलब थोड़ा स्किल्ड है तो उसको 800 रुपए दिए जाएंगे, ऐसे करके पर डे के बेसिस पे भेजे। अब कंपनी के मालिक, मान लो कंपनी का मालिक है मिस्टर ए, है ना, जो कंपनी का मालिक है, ये पर डे वेज देता है एक वर्कर को। वर्कर का नाम है मान लो मिस्टर बी, वर्कर है। अब मिस्टर बी एक दिन कंपनी में काम कर रहे थे और मिस्टर बी ने कहा कि सर ऐसा है कि जो आज की मेरी अर्निंग होगी ना वो मेरे बेटे को दे देना, मेरा बेटा आपके पास आएगा, उसका आज बर्थडे है, वो 600 रुपए उसको दे देना, वो अपने बर्थडे का एंजॉयमेंट कर लेगा, ऐसा कहा। तो वर्कर ने अगले दिन काम किया, अगले दिन वर्क करा, पूरे दिन काम करा। काम करने के बाद जो उसकी वेजेस थी 600 रुपए, उसने क्या करा, अपनी वेजेस को क्या कर दिया, वर्कर ने कंपनी के ओनर से कहा कि सर मेरी आज की वेजेस मेरे सन को दे देना, उसका आज बर्थडे है, वो एंजॉय कर लेगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ ऐसा कि भाई वर्कर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिस्टर ए के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो अर्निंग है ना एक दिन की, मतलब यानी आज के दिन की अर्निंग होगी, वो अर्निंग आप बेटे को ट्रांसफर कर देना, बेटा आएगा आपसे ले जाएगा पैसे। दैट इज कॉल्ड असाइनी। इसको हम असाइनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? असाइनी। असाइनी मतलब बेनिफिट किसको मिलना था, काम किसने किया, काम किया मिस्टर बी वर्कर ने, पैसा किसको मिलना चाहिए था, वर्कर ने, वर्कर को मिलना, पर उस वर्कर ने अपने बेनिफिट को असाइन कर दिया दूसरे पर्सन को। इसको बोलते हैं असाइनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे इसको? कि कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में था पर बेनिफिट मिलना, पैसे मिलने चाहिए था इसको, पैसे का बेनिफिट किसको मिलना चाहिए था, सर बेनिफिट तो मिलना चाहिए था वर्कर को, पर उसने अपने बेनिफिट को क्या कर दिया सर, असाइन कर दिया। किसको? अपने बेटे को। दैट इज कॉल्ड असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बेटा क्या बन जाएगा, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट का असाइनी बन जाएगा, असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये समझ में आया ना, असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बेटा जाता है इसके पास, मिस्टर ए के पास, वर्कर के पास, और कहता है सर फादर आए थे, काम क्या होगा, उन्होंने कहा था 600 रुपए दे देना, लाओ मेरे को 600 रुपए दे दो। इसने मना कर दिया देने से, इसने रिफ्यूज कर दिया, कह रहा मैंने देता, तू कौन है, मैं तो तुमको जानता ही नहीं, रिफ्यूज टू पे। अब ऑनर ने मना कर दिया देने से कि भाई मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं देने वाला, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर अब अगर बेटा चाहे तो इस वाली पार्टी पर केस कर सकता है। अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी कौन सी है? सर कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की अगर बात करोगे तो वो वर्कर और कंपनी, वर्कर एंड कंपनी, मतलब बी एंड ए है कॉन्ट्रैक्ट। अब जो थर्ड पार्टी है, हमारा जो स्ट्रेंजर है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो कौन है? वो तो सर हमारा है सन, जो बेटा है, ठीक है, वो है स्ट्रेंजर। बट ये स्ट्रेंजर कौन है? उस कॉन्ट्रैक्ट का असाइनी, मतलब बेनिफिट लेने वाला। असाइनी कौन होता है?
एक पर्सन अपना बेनिफिट जब किसी को असाइन कर देता है, वो असाइनी टू दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बेनिफिट मिल रहा है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसको मिलेगा? असाइनी को मिलेगा। अब असाइनी को कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट मिल रहा है, जिसको असाइन करा गया है बेनिफिट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी इसको वो देने से मना कर दे तो स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट भी उस पर स्यू कर सकता है। देख रहे हो आप, सारी एक्सेप्शन आपको उस वे में बताई है मैंने आपको कि स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे केस नहीं कर सकता, पर जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए उस सारे एग्जांपल में ये है, भले ही ये स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है पर केस कर सकता है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का असाइनी है, किसी को बेनिफिट मिलने वाला था पर उसने अपना बेनिफिट किसी दूसरे को असाइन कर दिया, अगर वो असाइनी जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, अब है ना, जिसने असाइन करा, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका बेनिफिट था, उसने किसी दूसरे को दे दिया, अब जिसको दिया वो हो गया असाइनी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। अब वो पर्टिकुलर पर्सन अगर वो मना करता है उसको देने से, तो वो जिसको बेनिफिट मिलने वाला है अब वो केस कर देगा, भले ही वो स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज द ओवरऑल चैप्टर, खत्म, असाइनी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। लो लास्ट पॉइंट भी हमने खत्म कर दिया है। अगर असाइनी टू दी कॉन्ट्रैक्ट क्या करा, द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे बी असाइन टू द असाइनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब बेनिफिट क्या था, वो 600 रुपए, कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट क्या था, 600 रुपए, किसको असाइन करे, असाइन कर दिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनी को, मतलब कौन, सन को। कैन इनफोर्स, केस कर सकता है द बेनिफिट फॉर कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ही इज नॉट अ पार्टी टू इट, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है तब भी वो इन्फोर्स कर सकता है उस पार्टी पर अगर वो देने से मना कर दे। दिस इज द ओवरऑल चैप्टर एंड द कंसिडरेशन चैप्टर इज फिनिश्ड। यहां पर दोस्तों कंसिडरेशन चैप्टर खत्म हो गया है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर नया चैप्टर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।